हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। एक कदम अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते होंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करे। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे इस वीडियो का और सब लोग लाभ ले सकें। तो दोस्तों, इसके पहले हमने आप सबको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे भाषा विज्ञान के, व्याकरण के, और आज हम टेस्ट 2 लेके आए हैं। तो चलिए, बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि ये क्वेश्चन सब आपके भावी एग्ज़ाम में, पेपर में मिलने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जॉन विम्स ने आधुनिक आर्य भाषाओं में किस भाषा को महत्व दिया है? फिर से सुनिए एक बार। जॉन विम्स ने आधुनिक आर्य भाषाओं में किस भाषा को महत्व दिया है? हमारा ऑप्शन है हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़। चलिए, गेस करिए आप लोग। दोस्तों, पेपर हमारे साथ सॉल्व किया करिए और अंत में हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए, जॉन विम्स ने भारतीय आर्य भाषाओं में आधुनिक क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे भारतीय है, ठीक है। जॉन विम्स ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी को सर्वाधिक महत्व दिया है। हिंदी को, ठीक है, हिंदी को महत्व दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा प्रायः सर्वत्र ही प्रचलित किसने कहा है? हिंदी भाषा को प्रायः सर्वत्र ही प्रचलित भाषा है, ये किसने कहा है? तो देखिए, ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, केशव चंद्र सेन, भोलानाथ तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी। तो देखिए, हिंदी भाषा को प्रायः सर्वत्र एक प्रचलित भाषा केशव चंद्र सेन ने कहा है, ठीक है, केशव चंद्र सेन ने कहा है। और इसमें जो ये हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका एक जीएस में पूछता है, इनकी एक रचना है आनंद मठ उपन्यास है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, सन्यासियों विद्रोह का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सन्यासी विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन है, जो वंदे मातरम आपका गीत है, ये भी इन्हीं की पुस्तक आनंद मठ से में है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम गीत, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विद्वान ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 नहीं मानी है? देखिए, ये मत सोचिएगा माने, देखिए, निम्न में से किस विद्वान ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 नहीं मानी है? ऑप्शन सुनिए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप सब इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इनको ध्यान में रखिए। तो चलिए, एक इनकी रचना ध्यान सुन लीजिए, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। बहुत महत्वपूर्ण रचना है और ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास उदय नारायण तिवारी की है। और हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास की रचना है, ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में लिखा गया है। तो चलिए, इसका ऑप्शन सुनिए, निम्न में से किस विद्वान ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 नहीं मानी है? किसने? यानी धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी, कपिल देव द्विवेदी ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 माना है, लेकिन ये जो श्याम सुंदर दास जी हैं, इन्होंने 52 नहीं माना है, ठीक है। और इन 52 ध्वनियों में आपका 13 स्वर है,
13 स्वर है और बचा 39 ये व्यंजन है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिएगा। वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 में 13 स्वर है और 39 आपका व्यंजन है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा स्वरों का वर्गीकरण, निम्न में कौन सा स्वरों का वर्गीकरण जीभ के आधार पे नहीं हुआ है? तो बताइए, यानी जीभ के आधार पे स्वर के वर्गीकरण कितने होते हैं? इन ऑप्शनों में कौन सा ऐसा वर्गीकरण है जो जीभ के आधार पे नहीं हुआ है? तो देखिए, अग्र स्वर है, मध्य स्वर, पश्च स्वर और विवृत स्वर। बताइए, चलिए गेस करिए। आप लोग हमें ये ज़रूर बताइएगा कि हमारे क्वेश्चन कैसे हैं और किस लेवल के हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आया करें तो एक लाइक तो ज़रूर किया करिए दोस्तों, बहुत मेहनत से हमने ये बनाया है। देखिए, निम्न में कौन सा स्वर का वर्गीकरण जीभ के आधार पे नहीं है? तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर ये जीभ के आधार पे है। ये जो विवृत स्वर है ये नहीं है, जीभ के आधार पे विवृत स्वर नहीं है। हमने एक वीडियो में आपको इसके पहले पढ़ाया हुआ है ट्रिक से, जीवा के आधार पे स्वर। आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। आप इतना ध्यान रख लेंगे तो आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर से क्वेश्चन में कैसा भी एग्ज़ाम पूछे, परीक्षा में कैसा भी पूछे, आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो देखिए, आपका अग्र स्वर में क्या क्या आता है इसको नोट कर लीजिए। और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, निम्न में आपका विवृत स्वर कौन सा है, निम्न में आपका अग्र स्वर कौन सा है, क्योंकि इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ से गलत हो ही जाता है। तो इसको अच्छे से रट लीजिए, ये भूले ना। तो देखिए, अग्र स्वर में आता है आपका ई ए ऐ। ठीक है, अग्र स्वर में आता है। आपका मध्य स्वर में आता है अ, मध्य स्वर में आ आता है। और आपका पश्च स्वर में क्या क्या आता है इसको नोट कर लीजिए। आ एक हो, देखिए आ, ओ, औ, उ, एक ये वाला आ, इतना आपका पश्च स्वर में आता है। और विवृत स्वर में आपका आ आता है, विवृत स्वर में आ। ठीक है, तो देखिए, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर ये जिह्वा के आधार पे स्वर का वर्गीकरण किया गया है और विवृत स्वर नहीं है, जिह्वा के आधार पे नहीं है। अग्र स्वर में आपका ई ए ऐ आते हैं, मध्य स्वर में आपका आ आता है और संयुक्त पश्च स्वर में आपका आ, ओ, औ, ओ, औ, उ, आ, इतने आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो वह कौन सी ध्वनि कहलाती है? ठीक है, देखिए, जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है, यानी दो व्यंजनों से एक शब्द बनना, एक पूरा हो गया एक आधा हो गया। देखिए, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वह कौन सी ध्वनियाँ कहलाती है? संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती है, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है, संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती है और अंतस्थ ध्वनियाँ कहलाती है। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान सुनिए, जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वह संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती है, संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती है। ठीक है, तो जैसे संपृक्त एक एग्जाम्पल सुन ले, जैसे आपका हो गया कंपन, कंपन, डंबल, दो अलग अलग ध्वनि हैं। तो देखिए, जैसे इनके एग्जाम्पल देखिए, कंपन हो गया, ये माँ आधा है प पूरा है। आपका डंबल हो गया, डंबल। ठीक है,
हाँ, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? डॉक्टर हरदेव बाहरी ने स्वरों की संख्या, वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 14 मानी है, या 15, या 12, या फिर 13? तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम, सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर A.F. और हॉर्नले महोदय ने, ग्रियर्सन महोदय ने, भोलानाथ तिवारी ने? चलिए गेस करिए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर A.F. और हॉर्नले ने किया था। ठीक है, डॉक्टर A.F. और हॉर्नले महोदय ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? चलिए ऑप्शन सुन लीजिए। राहुल सांकृत्यायन, ग्रियर्सन, बांकीदास और डॉक्टर नगेंद्र। देखिए ये क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सब इन क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो देखिए डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी नाम, खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। और ग्रियर्सन ने किस भाषा का नामकरण किया है? तो ये भी जान लीजिए, ग्रियर्सन महोदय ने राजस्थानी भाषा का नामकरण किया है। ग्रियर्सन महोदय ने राजस्थानी बोली का नामकरण किया है। किसने? ग्रियर्सन ने। और ये जो बांकीदास हैं, इनको आप सब नोट कर लीजिए, इन्होंने डिंगल बोली का, डिंगल का नामकरण किया है। ठीक है, तो देखिए खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, वर्तनी, ये सांकृत्यायन शुद्ध वर्तनी भी इसकी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो ये शुद्ध लिखा है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए इसको सही मान लेते हैं सांस्कृत्यायन, लेकिन ये गलत है। सांस्कृत्यायन ये गलत है, सांकृत्यायन ये सही है। ठीक है, तो देखिए ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोली का नामकरण किया और बांकीदास ने डिंगल का। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से ओकार बहुला बोली नहीं है। निम्न में जो नीचे सब 4 बोलियों के नाम दिए हैं, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है और खड़ी बोली है। इन चारों बोलियों में एक बोली कौन सी है जो ओकार बहुला नहीं है? तो बताइए। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये ओकार बहुला है। ठीक है, ये ओकार बहुला है, जबकि ये जो खड़ी बोली है ना, ये आपकी आकार बहुला बोली है। जान जाइए, खड़ी बोली, इसको नोट कर लीजिए, ये खड़ी बोली आकार बहुला है, आकार बहुला बोली है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गलत भी होता है, क्योंकि कभी शब्द दे देता है, शब्द दिया है, यहाँ पे वर्ड दे देता है और ध्वनि दे देता है, दिया है। इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ड है, वर्ड मीन्स भी ध्वनि, वर्ड है या ध्वनि है। तो देखिए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आपकी ध्वनि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। चलिए बताइए। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष वर्ण और महाप्राण ध्वनि है। क है,
ख है, ग है, घ है। बताइए कि ये इसमें से एक, इन चारों ऑप्शन में एक वर्ड है कि जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष वर्ड भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। चलिए गेस करिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो देखिए पहले जान ले स्पर्श व्यंजन, जान लीजिए। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? क से म तक, ठीक है। क से म तक आपका स्पर्श व्यंजन हो गया, यानी क से प तक के, क वर्ग के, च वर्ग के और ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के, पांचों व्यंजन 5 पच्चे 25 हो गया। ये हो गया स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। अब देखिए कंठ ध्वनि पूछा है। कंठ ध्वनि में अपने कंठ ध्वनि कौन कौन सी हैं? आपका क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, ठीक है। ये आपका कंठ ध्वनि हो गया। अब अघोष की बात करते हैं। हमारा स्पर्श व्यंजन पता चल गया, हमें कंठ ध्वनि पता चल गया। अब अघोष की बात करते हैं। तो देखिए अघोष वे वर्ड होते हैं वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा, यानी क ख, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ। ये आपका क्या हो गया? ये अघोष हो गया। पहला दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा आपका घोष होता है, यानी श घोष होता है। तीसरे चौथे पांचवे को स घोष बोलते हैं और पहले दूसरे को अघोष। अब देखिए अब महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? तो वर्ग के पहले तीसरे पांचवे को अल्प प्राण कहते हैं और दूसरे और चौथे को महाप्राण कहते हैं। भी नोट कर लीजिए। अल्प प्राण पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा, और महाप्राण दूसरा हो गया, चौथा, ठीक है। तो अब मिलाइए। स्पर्श व्यंजन यानी क से म तक, क है इसमें, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। और क्या पूछा? फिर कंठ ध्वनि पूछा है। कंठ ध्वनि में क ख ग घ अंग आते हैं, तो क ख इसमें है, इसमें सभी हैं। तो देखिए क, अब यहाँ पे पूछा है अघोष पूछा है, पहला दूसरा, यानी देखिए पहला, ध्यान से सुनिएगा, अघोष पूछा है, क ख, यानी क और ख, अघोष मिल गया आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। अघोष क ख आपका अघोष स्पर्श व्यंजन में मिल गया, कंठ ध्वनि भी मिल गया और अघोष क ख मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ महाप्राण की बात की है, यहाँ पे महाप्राण ध्वनि हमको ढूंढना है। तो महाप्राण दूसरा चौथा होता है, यानी ख और घ, ये महाप्राण होता है। और क हो और ग और अंग जो होता है वो अल्प प्राण होता है। तो ऑप्शन में हमारा महाप्राण ध्वनि यानी कौन बच रहा है? स्पर्श व्यंजन क, कंठ ध्वनि क, अघोष पहला दूसरा और महाप्राण यानी ख, यही एक ऑप्शन हमारा बच रहा है, ठीक है। अब क यहाँ पे अल्प प्राण है, क होगा नहीं, क और ग ये भी अल्प प्राण है, ख और घ ये हमारा महाप्राण है। लेकिन ये जो घ है ये अघोष नहीं है, ये शघोष है, इसलिए हमारा आंसर होगा ख। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नोट करना हो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें अपने अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस क्षेत्र में खड़ी बोली नहीं बोली जाती है? अलीगढ़, बरेली, एटा, मैनपुरी, ऑप्शन ए है। सहारनपुर, गाज़ियाबाद, ऑप्शन बी है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी है बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। चलिए गेस करिए आप लोग, किस क्षेत्र में खड़ी बोली नहीं बोली जाती?
तो देखिए अलीगढ़, बरेली, एटा, मैनपुरी में आपका खड़ी बोली नहीं बोली जाती, यहाँ पे ब्रज भाषा बोला जाता है। सहारनपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद में खड़ी बोली बोली जाती है। तो चलिए इधर देखिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिए लिपि कहते हैं, स्वर कहते हैं, ध्वनि कहते हैं और व्यंजन कहते हैं। बताइए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है, तो देखिए कौन कौन है। यर, अलावा, ऑप्शन ए है श, 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 ऑप्शन बी है क, ख, ग, घ, ऑप्शन सी है छ, त्र, ज्ञ, श, ऑप्शन डी है। तो चलिए गेस करिए। तो जैसा कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन आपका ये है श, 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 ठीक है। और ये जो है यर अलावा ये अंतस्थ व्यंजन है, ये आपका नोट कर लीजिए। ये अंतस्थ व्यंजन है। और ये क, ख, ग जो है ये कंठ ध्वनि है। और ये छ, त्र, ज्ञ जो है ये संयुक्त है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए, यानी एक ही ध्वनि दो बार लिखा जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए तब वह ध्वनियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑप्शन सुनिए। संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ और पारंपरिक ध्वनियाँ। चलिए इसमें ऑप्शन करिए। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह ध्वनियाँ आपका युग्मक कहलाते हैं। ठीक है, वे ध्वनियाँ आपकी युग्मक कहलाती हैं। जैसे तो देखिए युग्मक ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं आपके, जैसे आपका देखिए वो ये हो गया अछूड़, ठीक है, आपका अछूड़ हो गया। उत्फुल्ल हो गया, उत्फुल्ल आपका प्रसन्न हो गया, प्रसन्नता। देखिए एक ही वर्ड दो बार आया है, ये ठीक है। ये आपके कैसे ध्वनि है? ये युग्मक ध्वनि है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। इनमें से उड़ान, चट्टान, मोती, घी, भात, खेत, गेहूं, काश। आपको इनमें चारों ऑप्शन में स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करना है। तो बताइए, उड़ान चट्टान हो गया, मोती घी हो गया, भात खेत हो गया और गेहूं काश हो गया। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द है उड़ान, चट्टान और बाकी ये सभी जो हैं ये आपके पुल्लिंग हैं। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सब ध्यान रखिएगा। मोती, घी, भात, खेत, गेहूँ, कांस, ये सब पुल्लिंग भाषा के पुल्लिंग शब्द हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। देखिए हमने एक रचना ले लिया है यहाँ पे, कन्या का तपोवन। कन्या का तपोवन नाटक किसका है? कन्या का तपोवन नाटक के नाटककार हैं मोहन अवस्थी हैं, विनोद रस्तोगी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं और स्वदेश दीपक हैं। चलिए गेस करिए आप लोग। कन्या का तपोवन नाटक के नाटककार हैं राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी। इनकी और भी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, जैसे मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी। इन सब रचनाओं को आप सब याद रखिए। और स्वदेश दीपक का एक रचना है कोर्ट मार्शल, बहुत पूछा जाता है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। कोर्ट मार्शल
ठीक है। चलिए अगला देखिए। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जह चितवत एक बार। इसमें अलंकार बताना है। और आप लोग दोस्तों ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन, ये पंक्ति किसकी है, किस रचना से लिया गया है और इसमें कौन सा अलंकार है, ये क्वेश्चन तो आप रख लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, या एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन ये, जहाँ पे बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। एक ये क्वेश्चन, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है व्याकरण में कि जो ये ना पूछे। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो आप सब ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेह चितवत एक बार। इसमें आपको अलंकार बताना है। तो देखिए, यथासंख्य अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो जैसा कि जहाँ पे किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति होता है, वहाँ ये होगा नहीं। यहाँ क्या है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। रूपक अलंकार, यमक अलंकार, यथासंख्य अलंकार। चलिए इसका आंसर होगा यथासंख्य अलंकार। और ये रसलिन की पंक्ति है, ठीक है, ये रसलिन की पंक्ति है, ये सब याद रखिएगा। रसलिन की एक रचना है अंग दर्पण, अंग दर्पण, इसी ग्रंथ से ये लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए, यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे एक शब्द दो बार आए हो, उसका अर्थ भिन्न हो। अगला देखिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चुनाव करना है। निम्न में पुल्लिंग शब्द का चुनाव कीजिए। तो बताइए, देखिए ऑप्शन, सेतु, हेतु, मधु, अश्रु। सेतु, हेतु, मधु, अश्रु। ऑप्शन ए है, बी है पवन विनय सहाय, पवन विनय सहाय। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है दया माया कृपा लज्जा। और ऑप्शन डी है परिधि रुचि अग्नि। तो इसमें आपको पुल्लिंग बताना है। तो श्वेत हेतु मधु अश्रु ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और ये पवन विनय सहाय ये आपका उभय लिंग है, ये आपका उभय लिंग है। और दया माया कृपा लज्जा परिधि रुचि अग्नि ये आपका स्त्रीलिंग है। तो ये सब आप लोग जो मेन है इनको याद करते हुए चलिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए 20 नंबर। शुद्ध वाक्य है, इनमें सॉरी शुद्ध वर्तनी पूछा है, शुद्ध वर्तनी होगा, यहाँ वाक्य नहीं होगा, क्षमा कीजिएगा, वर्तनी पूछा है, शुद्ध वर्तनी है। हिरण्यकाश्यप है, हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकश्यप है और हिरण्यकाश्यप है। तो बताइए शुद्ध इसका क्या होगा? शुद्ध वर्तनी हिरण्यकाश्यप, हिरण्यकशिप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकाश्यप। तो इसका ऑप्शन होगा बी सही। हिरण्यकशिपु शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराधिकार में मिली संपत्ति को क्या कहते हैं? उत्तराधिकार में मिली संपत्ति को क्या कहते हैं? देखिए, रिक्त कहते हैं, शदाव्रत कहते हैं, पाथेय कहते हैं या अग्रज कहते हैं। तो बताइए, अग्रज जिनका जन्म पहले हुआ हो, ठीक है, अग्रज। और पाथेय हम कहीं बाहर जाते हैं, यात्रा के लिए निकलते हैं, तो यात्रा के दौरान जो भोज्य पदार्थ साथ में ली जाती है उसे पाथेय कहते हैं, ठीक है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो यात्रा के दौरान जो भोज्य पदार्थ साथ में ली जाने वाले खाने वाली सामग्री ली जाती है उसी को पाथेय कहते हैं। और सदाव्रत जहाँ मुफ्त का खाना मिलता हो, जहाँ मुफ्त का खाना मिलता हो उसे सदाव्रत कहते हैं। रिक्त उत्तराधिकार मिली संपत्ति को रिक्त कहते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द है, इन ऑप्शंस में हमको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन ए है हार, हैजा, सारस, व्याख्यान। हार यानी जो माला हम लोग पहनते हैं, माला पहने, हार, हैजा, सारस, व्याख्यान। ऑप्शन बी है किशमिश, गाजर, कोयला, किस्मत। ऑप्शन सी है व्याख्या, अफीम, आत्मा, आय। और आजीविका, आराधना, आत्महत्या। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हार, हैजा, सारस, व्याख्यान, ये आपका पुल्लिंग है। और बाकी किशमिश, गाजर, कोयला, किस्मत, व्याख्या, अफीम, आत्मा, आय, आजीविका, आराधना, आत्महत्या, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बघेली। बताइए। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदो संज्ञा के किस भेद को सूचित करता है? हमें अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदो संज्ञा के किस भेद को सूचित करता है? तो ऑप्शन सुनिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसमें होगा जातिवाचक संज्ञा। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो दोस्तों हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा हमारे क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है और हमारा पढ़ाना आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं। हमने जो भावी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, हमने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया हुआ है। तो आप सब ऐसे हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए और प्रैक्टिस से हमें हमारा तैयारी हमारा कितने लेवल तक पहुंची है, तैयारी कितनी हो गई है, कितनी बाकी है, कहाँ कमज़ोर है, हमारा सिलेबस कहाँ इनकम्प्लीट है, हमें ये सब सालों से ही पता चलता है। तो इसलिए जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों आप, उससे एक प्रैक्टिस डेली हल किया करिए। तो चलिए इसका देख लीजिए, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध शब्द संज्ञा है, क्रोध। ठीक है, तो दोस्तों और आप वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही एक नए महत्वपूर्ण नए प्रैक्टिस के साथ। और तब तक आप चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।